गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है मरीन इकोलॉजी। इसमें हम मरीन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे किस तरीके से इकोसिस्टम वर्क करता है, कौन कौन से उसमें प्रोड्यूसर होते हैं, उसके कंज्यूमर कौन कौन होते हैं और उसमें लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसका स्ट्रेटिफिकेशन क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो मरीन इकोलॉजी एम्फेसाइज द टोटली और पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सी एनवायरनमेंट। मरीन इकोलॉजी जो ऑर्गेनिज्म और सी एनवायरनमेंट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो ऑर्गेनिज्म सी में रह रहे हैं और जो उनका एनवायरनमेंट हो गया सी, उनके बीच की रिलेशनशिप पर ये एम्फेसाइज करती है। द स्टडी ऑफ द सी इन ऑल ऑफ इट्स आस्पेक्ट फिजिकल, केमिकल, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इज टर्म्ड ओशियनोग्राफी। तो यहाँ एक वर्ड दिया गया है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी से मतलब होता है कि जब किसी सी की स्टडी की जाती है, सी की स्टडी करते हैं उसके ऑल आस्पेक्ट्स में, जैसे फिज़िकल आस्पेक्ट, केमिकल आस्पेक्ट, जियोलॉजिकल आस्पेक्ट, बायोलॉजिकल आस्पेक्ट, तो इन सब को देख करके उसकी स्टडी की जाती है, तो इसको ओशियनोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मरीन इकोलॉजी में उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या होती हैं। चीफ इकोलॉजिकल फीचर ऑफ मरीन एनवायरनमेंट आर द सी इज़ बिग, कवरिंग अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। जो सी होते हैं वो साइज में बहुत बड़े हैं, अर्थ सरफेस का लगभग 70% उन्होंने कवर किया हुआ है। द सी इज़ डीप एंड कंटिन्यूस, नॉट सेपरेटेड एज आर लैंड एंड फ्रेश वाटर। जो सी हैं वो डीप हैं और कंटिन्यूस है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई फ्रेश वाटर से सेपरेट किया हुआ हो या लैंड से वो सेपरेट हो रहे हो। सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेप्थ आर द चीफ बैरियर टू फ्री मूवमेंट ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पर जो टेम्परेचर हो गया, इसके अलावा सैलिनिटी और जो समुद्र सी की जो गहराई होती है, समुद्र की गहराई है, वो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बैरियर, उनकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए बैरियर का काम करते हैं। द सी इज़ इन कंटिन्यूस सर्कुलेशन ड्यू टू विंड स्ट्रेस सेटअप बाय द एयर टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन पोल्स एंड इक्वेटर। अब इसके अलावा जो एयर होती है उसके कारण क्या होता है, वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन भी देखने को मिलती है। जो पोल्स होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत नेगेटिव में होता है, और जो इक्वेटर्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है। सी इज़ डोमिनेटेड बाय वेव्स ऑफ मैनी काइंड्स एंड टाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द पुल ऑफ मून एंड सन। अब जो ये सी होता है इसमें वेव्स आती हैं, टाइड्स होते हैं, तो ये जो वेव्स और टाइड्स होते हैं ये सब मून और सन की जो रोटेशन होता है, जो अर्थ रोटेशन कर रही है, मून रोटेशन कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। द सी इज़ सॉल्टी विद एन एवरेज सैलिनिटी ऑफ 35% ऑफ साल्ट पर 1000 पार्ट ऑफ वाटर और 3.5% दैट इज़ यूजुअली रिटर्न एज 35% पार्ट्स पर 1000। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सी का जो वाटर होता है बहुत साल्टी होता है। साल्टी कैसे, इसमें 35% या 1000 पार्ट वाटर का है तो उसमें 35 पार्ट साल्ट के पाए जाते हैं, तो 3.5% सॉल्ट इसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए जो सी का वाटर होता है वो हाईली सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट पाए जाते हैं। द चीफ साल्ट्स आर क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, carbonates and bromide of sodium, magnesium, calcium and potassium of which sodium chloride is present in maximum amount। तो ये सारे इसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है NaCl वो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। Dissolved nutrients are in a low concentration that is an important limiting factor in determining size of marine population। अब जो यहाँ पे न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन की जो मात्रा है जो सी में डिज़ोल्व मिलेगी वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो इस कारण जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है वो यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करती है। तो जो मरीन की जो पॉपुलेशन होगी उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर सबसे पहले तो डिज़ोल्व्ड न्यूट्रिशन होते हैं, जिसकी मात्रा सबसे कम पाई जाती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डायग्रामेटिक स्केच शोइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जोनेशन इन द सी। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइट के आधार पर देखते हैं।
तो जो ये ऊपर वाली विड्थ दिख रही है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, फर्स्ट है यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन से मतलब कि यहाँ पे जो सनलाइट है प्रॉपर मिलती है, पानी को भी पेनिट्रेट कर रही है और इस एरिया में कम्प्लीटली सनलाइट पाई जाएगी। फिर सनलाइट के बाद वो एक फिक्स लिमिट तक जाती है, उसके बाद तो क्या होता है, जो लाइट होती है वो जाना बंद हो जाती है, वो सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो डीप सी में अंधेरा मिलता है बिल्कुल, तो ये एफोटिक जोन कहलाएगा। इसी तरीके से जब इसको ये तो इसको वर्टिकली डिवाइड कर दिया। अब हॉरिजॉन्टली देखते हैं, तो जो बिल्कुल किनारे वाला होता है, जो शोर होते हैं, सी शोर या बीचेस होते हैं, उनके किनारे वाला रीजन तो कहलाता है नेरिटिक, जहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गई, और इसके पास जो किनारा होगा सी का वो नेरिटिक। उसके आगे जब ये स्लोप और बढ़ती जाएगी और थोड़ी गहराई और बढ़ेगी तो वो बेथायरल, और जो सबसे नीचे वाला फ्लैट रीजन होता है समुद्र का वो एक्सियल प्लेन कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है। अब देखते हैं जोनेशन इन द सी। As in pond and lake, sea also exhibit a distinct zonation. The various zones of sea are shown in figure 10.2. Generally, there is a continental shelf extending for a distance offshore, beyond which the bottom drop off steeply. As the continental slope then level off somewhat, the continental rise, before dropping down to a deeper but more level plain. The shallow water zone on the continental shelf is the Neritic zone. The zone between high and low tide, also called the littoral zone, is known as the intertidal zone. The region of the open sea beyond the continental shelf is called oceanic region, which comprises the region of the continental slope and rise the bathyal zone, area of the ocean deep axial region, and light compensation zone, separating and upper the euphotic zone from a vastly thicker aphotic zone. Within these primary zone, based chiefly on physical factors, there may occur distinct secondary zone, horizontal as well as vertical in such water. Thus, the communities in each of the primary zones, excepting the euphotic, have two distinct vertical components, the benthic bottom and the pelagic. तो इस तरीके से जब यहाँ जोनेशन देखा गया है, तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जो शैलो वाटर होता है या जो सी शोर है, किनारे वाला रीजन होगा, वहाँ पर नेरिटिक जोन होता है नियर शोर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें स्टीप बढ़ती जाएगी, वहाँ पर फिर इंटरटाइडल जोन हो जाएगा जहाँ पे टाइड्स आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे और ज़्यादा अंदर गहराई में जाएंगे तो ओशियनिक रीजन। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। लाइट के आधार पर भी ऐसे यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दिए गए हैं। The communities, the organism of marine environment show great diversity in their form, and it become difficult to list dominants as it possible in fresh water. तो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वो पाए जाएंगे जो कि उस वाटर में सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होती है वो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में अच्छी पाई जाती है। सिलेंट्रेट, स्पॉन्ज, काइनोडर्म, एनालिड्स एट्सेट्रा दैट आर एब्सेंट और पुअरली रिप्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। अब जो ये फ्रेश वाटर में नहीं है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मरीन वाटर। बैक्टीरिया, एल्गी, क्रस्टेशियंस एंड फिश प्ले डोमिनेंट रोल इन बोथ fresh as well as marine water, with diatoms, green flagellate and copepods being equally important to both. तो अब यहाँ पर जो फ्रेश वाटर में जो डाइवर्सिटी नहीं थी, जो ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वो यहाँ पर सब पाए जाएंगे। तो जो फिशेज़ होती हैं, एल्गी होती हैं, ये दोनों पानी जैसे फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन वाटर, तो दोनों के लिए कॉमन होती हैं। Variety of algae, brown and red, crustaceans, mollusks and fish is greater in marine water. Seed plants are of little value in sea excepting for Zostera, the eelgrass. Thus, production is mainly by algae. Insects are generally absent and the crustaceans constitute the so-called insect of the sea. जो sea होता है उसमें रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी सबसे ज़्यादा पाई जाती है।
और इसके अलावा और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो मेनली एल्गी ही होती हैं यहाँ पर। सी में एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इंसेक्ट्स एब्सेंट होते हैं, तो इंसेक्ट एब्सेंट होने के कारण यहाँ पे क्रस्टेशियंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। तो ये जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनको इंसेक्ट ऑफ सी कहा जाता है। द प्रोड्यूसर इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ रीजन आर चीफली द फाइटोप्लैंक्टोनिक डायटम्स एंड डायनोफ्लाइजिलेट। इसी तरीके से जो शेल्फ रीजन्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले रीजन है, कॉन्टिनेंट के पास वाले, तो वहाँ पर डायटम्स और डायनोफ्लाइजिलेट, जो डायटम्स होते हैं और डायनोफ्लाइजिलेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे और प्रोड्यूसर की तरह वर्क करते हैं। नियर सी शोर लार्ज मल्टी सेलुलर अटैच्ड एल्गी और सीवीड्स आर आल्सो important that form extensive forest और kelp bed below the tide mark। इसके अलावा सीवीड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी आर important producer of which the two later two are more common। These algae show a depth distribution roughly in the order named, with red algae deepest। Narrative phytoplankton, at least in temperature regions, undergoes a seasonal density cycle similar to that in यूट्रोफिक लेक्स। अब यहाँ पे कंज्यूमर देखते हैं तो इस तरीके से मिलते हैं जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स हो सकते हैं कैसे, दोज विच रिमेन फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल एज प्लैंक्टन आर कॉल्ड हैप्लो प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन में भी अब कैटेगरी डिवाइड की गई है। हैप्लोप्लैंक्टन जो हमेशा जू प्लैंक्टन की फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जैसे कोपोड, लार्जर क्रस्टेशियंस, क्रिल, प्रोटोजोअन्स, विंग फूटेड मॉलस्क, टाइनी जेलीफिश। तो ये सारे हैं जो हैप्लोप्लैंक्टन की फॉर्म में, ये पूरी लाइफ टाइम प्लैंक्टन की फॉर्म में ही पाए जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा होता है मेरोप्लैंक्टन। मेरोप्लैंक्टन ये पहले तो जो प्लैंक्टन की फॉर्म में रहते हैं बेंथोस रीजन में, और उसके बाद ये लार्व स्टेज भी शो करते हैं। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, एज मोस्ट ऑफ द बेंथोस एंड मच ऑफ द नेक्टॉन इन लार्वल स्टेज जॉइन द प्लैंक्टन असेंबल फॉर वेरिंग पीरियड। जैसे फिशेज होती है, पहले वो लार्वल स्टेज में होती है, उसके बाद साइज भी बड़ा होता है, तो ये पूरी लाइफ लार्वल स्टेज में ना रह करके अपना साइज भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये मेरोप्लैंक्टन कहलाते हैं। सेकेंड है बेंथोज। दीज आर इन लार्ज नंबर एंड आर सिजाइल और रिलेटिवली इनएक्टिव एनिमल इन द इनशोर रीजन। दे आर डिस्टिंक्ट इन सुपर टाइडल, इंटरटाइडल एंड सब टाइडल जोन। These include a variety of crab, amphipod, beetle and other insect। तो इस वैरायटी दी हुई है, सी एनिमोन, कॉरल्स। तो ये क्या होता है, ये इनएक्टिव एनिमल्स होते हैं जो एक ही जगह पे पड़े पड़े अपनी ग्रोथ करते रहेंगे और इनशोर रीजन में ग्रोथ शो करते हैं। नेक्टॉन एंड न्यूस्टॉन, दीज आर स्विमिंग एनिमल्स विच इंक्लूड फिश, टर्टल, सच मैमल्स एज व्हेल, सील। तो ये सारे जो पानी में तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, वो सारे नेक्टॉन और न्यूस्टॉन कहलाते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया, दीज आर प्रेजेंट इन लेस अमाउंट बीइंग मेनली एज सेडिमेंट। फंजाई एंड यीस्ट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन सच हैबिटेट। इन द ओशियनिक रीजन कम्युनिटीज आर चीफली ऑफ पेलाजिक एंड बेंथिक टाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं यूस्टेरिन। तो ये तो हमने पढ़ा था कि मरीन वाटर का इकोसिस्टम। अब मरीन और जो फ्रेश वाटर होता है, दोनों जिस रीजन पे जुड़ते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जहाँ पे रिवर मरीन सी से जुड़ती है, तो वो जो रीजन होता है वहाँ पे जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर भी अवेलेबल होता है और सॉल्टी वाटर भी अवेलेबल है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, इस एरिया को एस्च्योरिन कहते हैं। तो यहाँ हम एस्च्योरिन इकोलॉजी के बारे में देखेंगे। An estuary is a semi-enclosed coastal body of water which has a free connection with the open sea, thus is strongly affected by tidal action, and within which sea water is mixed with fresh water from land drainage। तो एस्चुरी एक सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी होती है जिसमें जो इकोसिस्टम है उसका डायरेक्टली कनेक्शन फ्रेश वाटर वाले सिस्टम से भी है और मरीन वाटर से भी है। जब टाइड्स आते हैं सी में तो उससे भी वो बिल्कुल अफेक्टेड होती है। एग्जाम्पल ऑफ एस्चुरीज आर रिवर माउथ, coastal bays, tidal marshes and water bodies behind barrier beaches। Thus, estuary may be considered as a transitional zone of or ecotones between the freshwater and marine habitat। Estuaries are
variously classified on the basis of their geomorphology, water circulation and stratification and system energetics based on जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर देखते हैं तो एस्च्योरीज फॉलोइंग टाइप की होगी, जैसे ड्राउंड रिवर वैलीज, फोर्ड टाइप एस्च्योरी, बार बिल्ट एस्च्योरी, एस्च्योरीज प्रोड्यूस्ड बाय टेक्टोनिक प्रोसेसेस, रिवर डेल्टा एस्च्योरीज। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, तो इसके आधार पर हाईली स्ट्रेटिफाइड और साल्ट बेसिस एस्च्योरीज, पार्शियली मिक्स्ड और मॉडरेटली स्ट्रेटिफाइड एस्च्योरीज, कम्प्लीटली मिक्स्ड और वर्टिकली होमोजीनस एस्च्योरीज। तो इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम एनर्जेटिक्स, तो इसके आधार पर जब देखते हैं तो फिजिकल स्ट्रेस्ड सिस्टम और वाइड लैटिट्यूडनल रेंज, नेचुरल आर्कटिक्स इकोसिस्टम with ice stress, natural temperate coastal ecosystem with seasonal programming, natural tropical coastal ecosystem of high diversity. Fifth है emerging new ecosystem associated with man. Communities of estuaries are a mixture of endemic species and those which come in from sea, and estuaries consist of several basic ecosystems linked together by the ebb and flow of water that is driven by the hydrological cycle and the tidal cycle. अब यहाँ पे जब कम्युनिटीज़ देखते हैं एस्च्योरीज़ की, तो यहाँ पे मिक्सचर पाया जाता है जिसमें एंडेमिक स्पीसीज़ भी होती है जो कुछ तो सीज से आती है, कुछ रिवर से आती है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन या मिक्सचर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो ये सिस्टम होते हैं, ये जो ज्वार भाटे आते हैं या फिर जो एब्स होते हैं और जो वाटर का फ्लो हो रहा है उससे, तो वाटर का फ्लो हो रहा है जिससे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, उससे ये कंट्रोल होता है। शैलो वाटर प्रोडक्शन जोन, here rate of primary production exceed to the rate of community respiration. The producer are reef bank, seaweed, seagrass beds. तो अब यहाँ पर जब देखते हैं प्रोड्यूसर कौन से होंगे, तो यहाँ पे जो एल्गीज होती हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, सीवीड्स, सी ग्रासेज। और दिस सिस्टम एक्सपोर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू डीपर वाटर of the estuary and adjacent coastal shelf. Estuaries are equivalent to tropical rainforest and coral reef as natural productive ecosystem. Indeed, estuaries are more productive than either the sea on one side of the freshwater drainage of the other. तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो दोनों की ही पाई जाएगी, फ्रेश वाटर की भी और मरीन वाटर की भी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एस्चुरीज होती है इसका जो प्रोडक्शन है वो सी और फ्रेश वाटर दोनों से ज़्यादा होता है, दोनों से ज़्यादा इसमें प्रोडक्शन देखा जाता है। They have all the three type of producer: the macrophytes, seaweeds, grass, marsh grasses, benthic microphytes, phytoplankton. The important macrophytes are Spartia, Zostera, and Thalassia. Benthic algae grow on macrophyte and sessile animal as well as on rock, sand, and mud. Moreover, estuaries possess distinct blooms such as red tides of large bloom of red pigmented dinoflagellate, such as species of Goniolax and Gymnodinium. Sedimentary system, these are present in deeper channel. जो गहरे वाले रीजन होंगे उनमें यह पाया जाता है। Lagoons in which respiration exceeds production and in which particulate and dissolved organic matter form the production zone is used. तो यहाँ पर ये थोड़े गहराई वाले रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर सेडिमेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा जहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन जोन से जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा और पार्टिकुलेट पाए जाते हैं और इनको यूज़ में लिया जाता है। हियर न्यूट्रिएंट्स आर रिजनरेटेड, रिसाइकल्ड, स्टोर्ड एंड विटामिन्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स. Plankton and acton, they move freely between the two said fixed subsystem. They keep on producing, converting and transporting nutrients and energy while responding to diurnal, tidal and seasonal periodicities. Generally, haploplankton comprises relatively few species while the meroplanktons tend to be more diverse. तो यहाँ पे जो प्लैंकटन और नेक्टन होते हैं ये दोनों सिस्टम्स में मूव करते रहेंगे
और इनका जो रेस्पॉन्स होता है वो डायurnal, टाइडल और सीजनल पीरियोडिसिटी पर डिपेंड करता है। ये उसके लिए रेस्पॉन्स भी शो करते हैं।